4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात कर रहे हैं 4 मई दी गई। भाजपा को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बंगाल में भाजपा ने वो कर दिखाया है जिसका उसने सालों से सपना देखा था। जी हां, पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी, केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सबके सामने हैं। आज यानी 4 मई को पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के रुझानों से अब हर हार जीत की तस्वीर साफ हो गई है। रुझानों की माने तो बंगाल में अब की बार भाजपा सरकार का पार्टी का सपना साकार हो गया है। भाजपा ने ममता बनर्जी की टीएमसी को बड़ा झटका दिया। 4 मई दी गई नारे को सार्थक करते हुए प्रचंड बहुमत को पार कर लिया है। पश्चिम बंगाल में 1 महीने तक विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार के बाद अब सबकी नजरें सोमवार को हो रही मतगणना पर टिकी। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति के जहन में फिलहाल एक ही सवाल था कि क्या तृणमूल कांग्रेस सत्ता बरकरार रख पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करके पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। बंगाल में 77 केंद्रों पर मतगणना के बीच और कड़े सुरक्षा इंतजामों और गरमाए राजनीतिक माहौल के बीच 294 सदस्यों वाले विधानसभा की 293 सीट के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें दीदी की विदाई साफ दिख रही है। और ये बंगाल में बीजेपी की एक तरफा जीत का जश्न है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बंगाल में जनता बीजेपी की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है और ये झालमुड़ी बांटी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 4 मई को मिठाई भी खाएंगे और आपको बता दें कि बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। 4 मई दी गई का जो नारा था वो सार्थक हो चुका है। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है। बंगाल में बीजेपी का सपना पूरा हो चुका है। यूं खिलाओ, देखो, अरे यूं खिलाओ, यूं पता लगेगा। हाँ, ये बंगाल में बीजेपी का सपना हुआ पूरा। शशिकांत पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की जो तस्वीरें आ रही हैं बंगाल से, जश्न का माहौल है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत बीजेपी दर्ज कर रही है पश्चिम बंगाल में। शायद प्रधानमंत्री ने भी इतना स्पष्ट जो बहुमत मिला है वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और बहुमत की प्रचंड बहुमत की सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में बनती हुई बीजेपी की नजर आ रही है। क्या कहना है, सबसे पहले तो उस पर प्रतिक्रिया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले बीजेपी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देखिए यह सरकार बनना पहले से तय था। क्योंकि जिस विकास को लेके बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में रैली शुरू की थी, चुनाव प्रचार बहुत तेज तर्रार तरीके से किया गया, योगी जी को भी एंट्री किया गया, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी की, जैसे आप सभी को पता ही है कि विकास क्या है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी, जो मैंने पहले भी कहा है, कि टीएमसी के द्वारा जो पंजाब वहाँ की जनता जो परेशान थी, जैसे देखिए 2 बातें। पहले बात यह है कि रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों को जो है समर्थन देना,
हिंदुओं के अत्याचार को समर्थन देना, वहाँ की हिंदू मुस्लिम का जो एक रेशियो है, वहाँ को बैलेंस बना के ना चलना, विकास कार्यों को बाधित करना। फिर अगर कोई जांच इन्वेस्टिगेशन होता है किसी, जैसे शिक्षा स्कैम घोटाला हुआ था, उस पे जो है रेड हुई थी, तो अधिकारियों को जबरदस्ती तरीके से अपने मतलब हिरासत में लेकर उसको बैठाना कई घंटों तक। और तो और वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता दीदी हैं, मुख्यमंत्री जी, वहाँ उनके अधिकारियों के साथ खुद मिल जाना, एक अपना पद का एक जो है प्रोटोकॉल जो है उसको इधर तोड़ ताड़ के जबरदस्ती वहाँ चले जाना, अपने कमिश्नर हो वहाँ के या कोई डायरेक्टर हो, जो उनके साथ मिल के धरने पे बैठना, उनका समर्थन देना, और जनता के बारे में ना सोच सिर्फ अपनी पार्टियों का भला करना कि पार्टी जो कर रही है यहाँ वही सही है। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट देखिए पड़ा है पार्टी पे। तो इसका जो है समर्थन नहीं करती तो शायद आज हो सकता है कि इनको दोबारा सत्ता में आने का मौका था, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है वहाँ की प्रशासन करने का, लोगों के पे से हिंसा दिखाने का, आपने देखा होगा कितने लोगों को मार दिया गया, घर जला दिए गए उस समय, जो गरीब थे लाचार थे। तो ये सब का इनके ऊपर एक भी अब जो बयान देना, अपने पार्टी कोई फेवर करना, गलत अब देखिए झूठे मुकदमे को जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाई कोर्ट में जाना, झूठा वीडियो, अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो उन्होंने जारी किया था, फेक वीडियो जारी करके ये बताना कि इसमें जो है धांधली हो रही है, ईवीएम खराब होना, ईवीएम का जो है झूठा फेक न्यूज फैलाना, जो कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये सब देखिए कार्य करने का जो तरीका है, झूठ के बलबूते अगर कार्य करेंगी तो उनको सत्ता आज नहीं तो कल तो गंवाना था ही। तो यही आज हुआ है, यही बीजेपी इसी का है। बीजेपी क्या है कि उनको जो है एक्सपोज किया है, सब गलत इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशन है उन पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाना, जुडिशरी के ऊपर जो है जैसे आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं, इंडिया अलायंस के सारे पार्टियां मिल के जो है एक प्रोपेगेंडा जो है एक करते हैं, इसको रेडी करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना, पब्लिक के बीच में नया फेक मैसेज पहुंचाना, ये सब इंडिया अलायंस का एक जो है मानसिकता रही है। देखने से ही लगता है उनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी ही लगती है। उसी के मुझे लगता है कि अब जो है सरकार बदली है, बीजेपी उसमें आई है, तो अब हमें लगता है कि विकास होगा। टीएमसी की जनता के प्रति जो एक विकासशील पॉजिटिव जो थिंकिंग रहती है वो बीजेपी उसमें स्थापित करेगी, लोगों के माइंड में, लोगों के दिलो दिमाग में जो है अपने पार्टी के विकास को लेके एक अच्छी छवि बनाएगी। तो ये सब भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब खुशी है सत्ता पर, इनको जाना तो था ही। जैसे आपने सुना है कि ममता दीदी हर छोटी छोटी बातों को खुद अधिकारियों के साथ मिलकर खुद आगे आ जाना, उनका सपोर्ट करना, ये सब भी देखा जाता है। नेगेटिव तो फैलाई गई है, उन्होंने खुद फैलाया, किसी और ने नहीं फैलाया है। और अभी देखिए आम आदमी पार्टी को जो आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने खुद बंगाल जाके चुनाव प्रचार किया उनके फेवर, जबकि उनके ऊपर खुद इतना करप्शन जो है लगा है, भ्रष्ट का दाग लगा है। जुडिशरी के ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन उठा दिया है कि ये जस्टिस जो है बीजेपी के साथ मिली भगत है, इनका जो है आइडियोलॉजी आरएसएस से है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता फेवर में मेरे पक्ष में फैसला देंगे। उनको रिक्वेजल पिटीशन दायर कर देना, और ऊपर से जाके फिर बंगाल में ममता जी के फेवर चुनाव प्रचार करना। जब आदमी खुद भ्रष्ट होके जाके दूसरे पार्टियों के जो कभी समर्थन नहीं की उसके फेवर पार्टी प्रचार कर रहे हैं, जनता भी हर चीज को जानती है कि क्या सही है क्या नहीं। तो इसी वजह से आज ये इनको अपनी पार्टी सरकार जो है गंवानी पड़ी, नहीं तो और कोई बात नहीं थी। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर शशिकांत जी, तो लगता है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा था वो हावी रहा है। जो हिंदू वोटर्स थे वो एकजुट होकर उन्होंने एक तरफा वोट किया है। जी, हिंदुत्व का जो बीजेपी शुरू से एक स्ट्रेटेजी रही है हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व को लेकर बीजेपी सरकार आई थी और उसी पे वो कायम है। क्यों नहीं? पहले क्या हिंदुत्व को कोई इतना महत्व नहीं देता था, हर चीज, मैं ये नहीं कहता मुसलमानों के खिलाफ हो जाना चाहिए, लेकिन सारी पार्टियां हिंदुत्व को कोई महत्व इंपॉर्टेंस देती थी कभी?
हिंदुत्व को कभी बढ़ावा मिला? हमेशा हिंदुत्व को दबाया गया। मुसलमानों को जो है उसको ज्यादा उनको फेवर किया गया। तो मंदिर का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो या जो है IR की बात हो, कोई भी यहाँ तक कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो केस चल रहा है कोर्ट में, माला वाला मैटर में भी सारी पार्टियां चाहती हैं कि इसमें जो है टिकना। इसमें कहीं ना कहीं हर पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, देखती हैं कि कौन सा किस तरह पे जो है हमारे फेवर में हमें वोट बैंक के नजरिए से पार्टी जो रिलीजियन उधर करती है। नहीं तो हिंदू मुस्लिम का सारा जो है फेरबदल जो है इन्हीं इंडियन ये एक ऐसी पार्टी जो हिंदुत्व को बढ़ावा दी है। आज हिंदुत्व बोल सकता है यहाँ, नहीं तो पहले जय हिंद बोलने पे जो है उसको धमकी मिलती थी। अभी भी कहीं कहीं जहाँ जहाँ बीजेपी पार्टी नहीं है, जय हिंद बोलने पे देखिए उसके साथ क्या होता है। राजस्थान में जो है वो जो है टेलर वाला जो था उसका काट दिया गया जब उसमें कांग्रेस की पार्टी थी। तो यही सब बातें है, इस सबको ध्यान में रखना चाहिए। हर पार्ट सबको अगर एकजुट लेके आदमी चलेगा तभी जो है जनता का और उस देश का उस राज्य का, नहीं तो ऐसे विकास नहीं हो सकता। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ दिगंत गोस्वामी जी भी जुड़ चुके हैं आसाम से। दिगंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से असम की बात करें यहाँ पर तो बीजेपी 101 सीटों पर, कांग्रेस 19 और अदर्स 6, ये फिलहाल आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। क्या लगता है जो विकास की योजनाएं रही उन पर लोगों ने वोट दिया है और एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है बीजेपी की? दिगंत जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सुनाई दे रहा है जी। असम का लोगों को एक्चुअली डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ डेवलप बांटने से भी वोट नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम घुसपैठियों से परेशान हैं। हिंदुस्तान को ये असल में हिंदुस्तान का हक को जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट हमको छोड़ ही दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस बोले या जनता दल कुछ भी बोले, इंडिया ने हमें छोड़ ही रखा था। डेवलपमेंट का नाम से कुछ हमारा कोई मतलब नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हम बांग्लादेशियों से परेशान हैं। हमने 6 साल तक, आज से 45 साल पहले 79 to 85 तक हम 6 साल हमने लड़ाई किया, घुसपैठियों को निकालो असम से। इंडियन लोगों को इस बारे में कोई जानकारी था ही नहीं कि घुसपैठिया एक दिन को बहुत परेशान करेगा। आज जब दिल्ली वाला बोलता है कि हमें तो भाई बांग्लादेश परेशान कर दिया, हमें तो महसूस होता है। क्योंकि जब हमने 50 आदमी जब दे चुका था तब तो पार्टी में सोचा भी नहीं था। अभी बीजेपी को हिंदुत्व से मतलब है नहीं, उसमें थोड़ा डाउट है मेरा। लेकिन आसाम में बीजेपी को इसलिए इतना बड़ा मतदान मिला क्योंकि हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको सही जगह तक पहुंचा। हर इंसान को ये समझ में आ गया कि अगर हिमंत बिस्वा शर्मा जी रहेगा, उनका जो काम करने का तरीका है, हिंदुत्व का साथ साथ घुसपैठियों को निकालने का जो इंतजाम उन्होंने किया है, उसमें उनका पहले ही वो एक्चुअली जीत चुका था। हम बेसिक हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया का अगर 4 टाइम्स अगर बढ़ चुका है तो हम 10 टाइम्स बढ़ेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस आपने कैलकुलेशन देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। असम का, नॉर्थ ईस्ट का पॉपुलेशन 10 टाइम्स बढ़ा है भारत का हिसाब। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें घुसपैठियों से हमारा डेंसिटी हमें थोड़ा साफ चाहिए। बहुत ज्यादा ह्यूज डेंसिटी हमें पसंद नहीं है यहाँ का लोगों का। तो देख रहा है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो अभी बहुत साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा ही डेवलप्ड हो रहा है। 45% इंडिया का ग्रोथ है। आप मतलब इंडिया में 45% ग्रोथ अकेला हमारा है। तो इस हिसाब से जो जानकारी रखता है वो वोट देगा। लेकिन हिंदुत्व का बेस में भी हम वोट देने वाला नहीं है। हमें
हमें घुसपैठियों से हमें मुक्ति चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमारा हिमंत बिश्व सर ने इसको एक्चुअली जन जन तक पहुंचाया कि हम जहां तक हमारा मतलब कोशिश रहेगा, जहां तक हम जा पाएंगे हम करेंगे। थोड़ा बहुत तो हम देखते हैं। अभी तक तो जो भी हो रहा है वो इंडिया में सबसे ज्यादा इनिशिएटिव हिमंत बिश्व शर्मा ने उठाया है। तो हम बहुत खुश है कि फिर से बीजेपी यहाँ आना चाहिए। हमारा बेसिक जो मुद्दा है उसमें काम करेगा। और एक बात साफ है, हिंदुत्व, बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी को लाए थे हिंदुत्व का बेस में, और अभी हम देख रहे हैं कि होपफुली कुछ तो लोग निकाल चुके हैं, कुछ गवर्नमेंट ने निकाला है, कुछ अभी निकालने का बाकी है। अभी कैसे क्या करेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हम बहुत ब्रॉड माइंडेड है और वेल इन्फॉर्म्ड है असम का पीपल। इंडिया का जो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट, या तो रेबड़ी बांट दिया और कुछ भी कर लिया, बहुत इशू इंडिया का हो सकता है। लेकिन हमारा इस छोटा मोटा इशू को लेकर हम मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा बेसिक प्रॉब्लम है घुसपैठिया। ठीक है। और उसी को अच्छा से प्रोजेक्ट किया है हमारा सर ने। तो इसलिए हर एक लोगों को चाहिए कि बीजेपी और हिमंत बिश्व जी फिर से गवर्नमेंट बने। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। मनीष शर्मा जी राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी स्वागत है। संदीप कुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, मैं देगन जी की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि उनका घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा जो है वो असम में है। साथ ही साथ एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि फ्रीबीज जो हैं वो लोगों के लिए अब इतना बड़ा मसला रह नहीं गई है। आप मुफ्त की रेवड़ियाँ कितना भी बांटिए, लोग आपको वोट तभी करेंगे जब आप उनके मुद्दों पर बात करेंगे, या फिर जो और मुद्दे हैं। अगर हम बंगाल के हिसाब से देखें तो महिला की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा वहाँ पर, या घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा, बांग्लादेशियों का जो वहाँ पर रहना रहा वो एक बड़ा मुद्दा रहा, और तमाम चीज़ें देखने को मिली। लेकिन मुफ्त की रेवड़ियाँ किसी को इफेक्ट नहीं करती। नहीं, देखिए, ये जनरली आम तौर पे ये प्रचारित हो जाता है। जब भी महिलाएं जम के वोट करती हैं तो उसको फ्रीबीज से जोड़ दिया जाता है जनरली। बिहार में भी और उसको झारखंड में भी और कई जगहों पे इसको ये बताया गया जनरली। उसके उलट बात ये कि महिलाओं में अब एक पॉलिटिकल रुझान और जागरूकता पहले के मुकाबले 1000 गुना उसमें वृद्धि है। उसके चलते उनका इस तरह से होता है। लेकिन रुझान, इंटरेस्ट होने से भी ज्यादा अब कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र हैं वोट करने के लिए। पहले तो घर का ही प्रेशर होता था कि नहीं तुम्हें इस आदमी को वोट देना है तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी महिलाएं बहुत स्वतंत्र हो गई, उनको जिसको वोट देना है वो उसी को देंगी, परिवार के खिलाफ जाकर भी। जी, जागरूक होने में दोनों संदर्भ है। वही संदर्भ है कि वो स्वतंत्र भी हुई हैं, अपने ऊपर निर्भर भी होती जा रही हैं ज्यादातर, और उसके अलावे फिर एक जागरूकता और स्वतंत्र ढंग से निर्णय लेने की क्षमता। अब ऐसा आप देखेंगे कि हर घर में ऐसा है कि अब वो पूरा परिवार एक तरह से वोट नहीं करता है। परिवार में कई तरह की वोटिंग होती है। बिल्कुल। एक ही परिवार में अब ऐसा नहीं कि पति करे तो पत्नी भी वही करे, बहन भी वही करे, भाई भी वही करे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने अपने पॉलिटिकल रुझानों के हिसाब से वो वोट करते हैं जनरली। इसलिए मैं इसको फ्रीबीज से शुरू से नहीं मानता। फ्रीबीज क्या होता है? फ्रीबीज ये शब्दावली भी गलत है थोड़ा। इसको भी हमको समझना चाहिए कि वो आप कुछ नहीं दे रहे हैं। आप उनको जो बड़ी चीज, महत्वपूर्ण चीज, जो रोजगार देना है, जो उनको ढेर सारा चीज वो देना है, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। तो आप न्यूनतम दे रहे हैं। आप उल्टी बात ये है कि अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते, रोजगार का सवाल हल कर देते, तो फ्रीबीज नाम की शब्दावली ही नहीं रहती। आप अर्थव्यवस्था को उसको और विस्तार नहीं दे पा रहे हैं। आप एक अर्थव्यवस्था का निजीकरण कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कारपोरेट के हाथों में दे रहे हैं, और वहां कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो वहां तो एकदम अराजकता हो सकती है। वहां आपके खिलाफ भयानक गुस्सा हो सकता है। तो आप अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए जो बड़ी चीज आप नहीं दे पा रहे हैं,
आप अपनी आपका ही संकट है, ये उस जनता का संकट नहीं है, आपका ही संकट है कि आप उसको जो देना चाहिए 100 रुपया वो नहीं दे पा रहे हैं। तो 2 रुपया दे करके किसी तरह उसके गुस्से को अभी थोड़ा बहुत आप उसको शांत रखे हुए हल्का सा। तो ये कोई फ्री में नहीं दे रहे हैं आप, बल्कि उसको देना था 100 रुपया, आप दे रहे हैं 2 रुपया। असली बात ये है, आप ये कर नहीं पा रहे। तो मैं समझता हूं कि वो फ्री बीज नहीं है, उसका हक है, और उस हक का 100वां हिस्सा उसको मिल रहा है, उसको मिलना चाहिए उससे ज्यादा। बेसिक बात ये है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि देखिए, घुसपैठ वाला सवाल प्रमुख होता अगर, तो ये तो केवल प्रचार से क्या होता है, वो तो दिल्ली के खिलाफ चला जाता है। अगर केवल घुसपैठ का सवाल होता तो जो देश की सीमा है वहां तो आप समझ लीजिए कि वो तो देश के हाथ में है, दिल्ली के हाथ में। वो तो वो बंगाल के हाथ में थोड़े है। वहां वो 14-15 साल से है, 2014 से और अब तक है। और अगर आप बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का या चिन्हित करने का रेशियो देखेंगे आप, तो क्या है कि अब तक सरकार ने कितने लोगों को चिन्हित किया है। वो आप अगर 2004 से 14 के बीच का देखेंगी और 2014 से 24 के बीच का देखेंगी, तो आपको विशाल अंतर मिलेगा घुसपैठियों को भेजने का। वो मतलब 500, 200, 1000 इस टाइप का मामला है। उसके पहले 12,000, 14,000, 18,000, इसके पहले वो चीज था। बात हिंदुत्व का ही है, ये पोलराइजेशन का सवाल असली। ये कोई बांग्लादेशी वाला मामला इसमें नहीं है। वह भी बांग्लादेशी इसलिए बोला जाता है बेसिकली कि वह भी एक मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है, माइनॉरिटी से उसको जोड़ा जाता है। पाकिस्तान इसलिए बोला जाता है कि पाकिस्तान का सवाल को मुस्लिम सवाल से जोड़ दिया जाता है। ये सवाल जान लीजिए कि उसका एक हिंदुत्व का जो अपना उनका हिंदू मुस्लिम जो पोलराइजेशन है, उसी का हिस्सा है बांग्लादेश, उसी का हिस्सा जो है। ये रोहिंग्या क्यों बोला जाता है? रोहिंग्या भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, माइनॉरिटी से है वो भी जो है। अब वो इतना बड़ा खतरा बन गया है, और आप जो है इतने बड़े देश में, इतने 70 सालों का जो देश है, उसके लिए ये रोहिंग्या खतरा बन गया है। बांग्लादेश बात वो है नहीं। बात यह है कि एक खास समुदाय को भारत के अंदर पॉलिटिकली टारगेट करना है और उसको बांग्लादेश और रोहिंग्या से जोड़ना है। इसलिए मेरा एक कहना है कि असम में भी जो चला है वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन चला है। अगर बांग्लादेश के नाम पे भी, बांग्लादेशी के नाम पे भी तो चला है। और बंगाल में भी आप बांग्ला अस्मिता के ऊपर जो है हिंदुत्व की राजनीति भारी पड़ी है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये बांग्लादेशी वाला सवाल, अभी SIR हुआ है कम से कम 12-14 राज्यों में, कितना बांग्लादेशी खोज पाए? पूरा शुरू ही किया कि बांग्लादेशी खोजूंगा पूरा। आप उत्तर प्रदेश में एक नाम नहीं दे पाए, आप बिहार में एक नाम नहीं दे पाए, अभी आप बंगाल में उतना कर ले रहे हैं। एक लिस्ट नहीं दिया कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, कितने बांग्लादेशी सामने आएगा, एक लिस्ट तो नहीं दिया। असम में तो NRC कर डाला। NRC में जानते हैं 20 लाख लोग उसमें अनागरिक हो गए थे, और उसमें 14 लाख वहां के वो कोई उसमें बांग्लादेशी नहीं था। 14 लाख लोग ऐसे थे जो आदिवासी समुदाय और सामान्य हिंदू थे। 5 लाख उसमें मुस्लिम पाए गए, 4 लाख 5 लाख। इसीलिए आप देखिएगा असम में जानबूझ के इस SIR को रोक दिया गया, एक NRC का बहाना बनाकर। तो मेरा ये कहना है कि हमको लगता है कि इसको बहुत सतही ढंग से देखने के बजाय एक व्यापक हिंदुत्व की जो राजनीति है, उस राजनीति से लिंक करना पड़ेगा। वो कहीं ढह रही है, कहीं उत्तर प्रदेश में जाके ढह गई, लेकिन वो आकर के बंगाल में काम कर गई, वो असम में जाकर के काम कर गई। ये एकदम इसका अभी ऐसा नहीं फिनोमिना रह गया है कि हर जगह काम करे, हर राज्य में काम करे। लेकिन बीजेपी इस मामले में माहिर है कि वो हर राज्य में जाकर के वहां के राज्य के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करती है, वहां के दरारों को पहचानने की कोशिश करती है, अंतर विरोधों को पहचानने की कोशिश करती है। बंगाल में भी यही हुआ है, असम में भी यही हुआ है। जी ठीक है, संदीप कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, ये जो आज के परिणाम आ रहे हैं, इनको कैसे देख रहे हैं आप? जी, आज का जो परिणाम है, ये बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था की तो बात चली रही है। बंगाल की महिलाओं का जो सुरक्षा है, बंगाल की महिलाओं का जो डिसीजन, बंगाल की महिलाओं के लिए जो रोजगार है, बंगाल की महिलाओं के लिए जो उनकी परंपरा, जो उनकी संस्कृति है, ये उनका रिजल्ट है। और मैं एक चैनल पर बैठा था आज से लगभग 3-4 दिन पहले, तो मैंने ये बोला भी था कि आप देखिएगा, अगर 7 से 8% मुस्लिम महिलाओं, मैं स्पेशली कह रहा हूँ,
मुस्लिम महिलाओं का अगर मिला भाजपा को, तो भाजपा 200 के आसपास जो है बहुमत लेकर आएगी। और आज वो टीवी स्क्रीन पे दिख भी रहा है, वही साइलेंट वोटर थे जिनको आप सब बता रहे थे कि वो कौन थे, क्योंकि वो महिलाएं, जो ग्राउंड रिपोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ, वो ये कह रही थी कि मुझे 3 तलाक से मुक्ति चाहिए, मुझे ऐसे जिहादी मानसिकता लोग से मुक्ति चाहिए, मुझे ऐसे लोग से भी मुक्ति चाहिए जो यहाँ पे आके हमारे जीवन के साथ शोषण कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ शोषण कर रहे हैं, और उनको हक देने के बजाय हम दर दर गली गली भटक रहे हैं। आप देखिए जो 3 तलाक महिलाएं जिससे त्रस्त है, जो परेशान है, आप उनकी जब हाल जानेंगे ना, तब बच्चों में पता चलेगा कि उनका दर्द क्या है। आप वो देखिए कितने परेशान, कितने मायूस है, उनको कोई उम्मीद नहीं दिखाई देता, और वो भाजपा में वो उम्मीद दिखाई दिया। आज उसी का जो नतीजा है कि भाजपा 199 से भी ज्यादा है। और देखिएगा जब तक ये रिजल्ट शाम तक आएगा, ये 200 के आसपास या 200 के हेर फेर में रहेगा। बहुत अच्छी बात कह रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा जी के बारे में। देखिए हेमंत बिस्व शर्मा जी के बारे में मैं बता दूं कि वो कितना भी हिंदुत्व के लिए वो चिल्लाते रहे, कहते रहे, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल का असर असम पे भी पड़ा है। नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री या फिर जो है आपके योगी आदित्यनाथ, इन लोगों का भी प्रभाव असम पे पड़ा है। सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा के वजह से असम जीता गया, ये कहना जो है थोड़ा जल्दबाजी होगी और गलत होगा। तो सिर्फ उन्हीं का चेहरा ऐसा नहीं। एक बात और बताऊं घुसपैठियों के बारे में। सब लोग हम लोग कह रहे हैं कि एसआईआर हुआ, घुसपैठियों को हटाना था। एसआईआर में घुसपैठियों का मेन मुद्दा था ही। एसआईआर में ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो फर्जी वोटर थे, जो टीएमसी के गुंडे जो है वहां पे डाला करते थे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बीजेपी क्लेम करता है कि टीएमसी के जो गुंडे जो फर्जी वोट डाला करते थे वो नहीं डले। आप अगर उठा के देखिए फर्स्ट पेज में बीजेपी जहां पे 77 सीटें लीड की थी, तो आप वहां पे उठा 75 सीटें लीड की थी, आप वहां उठा के देखेंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें देखिएगा कि 30 से 40 ऐसे सीटें थी जो फर्स्ट पेज वाले में, जहां पे वोट परसेंटाइल ज्यादा थे, लेकिन मार्जिन जो था जीत हार का 2 से 3 हजार के बीच में था। आज यही कारण था कि जो एसआईआर की वजह से विधानसभा वाइज देखिए तो कहीं 10,000 वोट कटे हैं, कहीं 5,000 फर्जी वोट कटे हैं, कहीं 8,000 फर्जी वोट कटे। ये जो फर्जी वोट कटे हैं ये भाजपा के फायदे के लिए रहा है। अब फर्जी वोट कट गए, जाहिर सी बात है कि टीएमसी के जो फर्जी वोटर पढ़ते थे वो नहीं वोट पड़ रहे, आज उसका फायदा भाजपा को मिला है। तो फर्स्ट पेज में अगर आप उठा के देखेंगे तो लगभग भाजपा जो है वहां 120-122 के आसपास जो है सीट पे लीड कर रहे हैं। उसी तरीके से सेकेंड पेज में भी भाजपा जो है बहुत सारी ऐसे सीटों पर लीड कर रही है। वो एक अलग विषय है कि भाजपा अभी कितना सीट कन्वर्ट करती है, लेकिन भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और ये एक जो है आप देखेंगे तो एक फिनोमिना की तरह है। आज से पश्चिम बंगाल में जब सीपीआई का शासन था 35-40 साल तक, तो क्या सीपीआई ने ऐसा अत्याचार नहीं किया था? और वही अत्याचार दोबारा से रिपीट जो है ममता दीदी ने किया था, जो कि ममता दीदी को जो है शेरनी तक बोला गया, उनको बोला गया कि इस बंगाल की जो अस्मिता है, बंगाल की जो भाषा है, बंगाल की जो कल्चर परंपरा है, इसको ममता दीदी आगे लेकर जाएंगे। लेकिन आगे ले जाने के बजाय एक विशेष समुदाय पे वो जो है फोकस होगी। 5,000 से ज्यादा करोड़ मौलाना मौलवी को देने के लिए तैयार है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं। ये सारे पॉइंट जो इंटेलेक्चुअल थे, जो बंगाल के इंटेलेक्चुअल पीपल थे, इस पे भी फोकस किए थे। जो महिला सुरक्षा के लिए बजट होना चाहिए, इस पे भी फोकस थे। तो महिला, युवा और बुद्धिजीवी वर्ग सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज उसी का देन है कि भाजपा को उसका फायदा मिला और भाजपा 200 के आसपास सीटें अपना जीत रही है। रही बात देखिए कांग्रेस की, तो केरल में बहुत अच्छा की है और आज उसका फायदा मिलना लेफ्ट का लगभग सफाया हो गया हर जगह से। पुंडुचेरी में भाजपा ने अच्छा किया है। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु की, विजय जी की पार्टी की, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग 2024 की पार्टी बनी हुई, उन्होंने एक नया फ्रेम क्रिएट कर दिया। और तमिलनाडु का इतिहास रहा है, जब कोई बड़ी पर्सनालिटी इस तरीके की आती है तो वो एक तरफा चुनाव हो जाता है और एक तरफा जीत हो जाता है। आज टीवी के एक तरफा जीत की तरफ है। आप भले ही विजय जी के फादर ने अप्रोच कर दिया कांग्रेस को कि अगर वो सरकार बनाना चाहती है तो हमारे साथ मिल सकती है, तो कोई भी पार्टी उनके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहेगी, कोई भी नहीं चाहता कि हम विपक्ष में बैठे। तो तमिलनाडु में
टीवी के आगे बढ़त बढ़ा रही है और अच्छा करेगी। और भाजपा जो है 3 स्टेटों में अपनी सरकार बनाने के साथ साथ जो है भाजपा ये दमखम दिखा रही है कि देखो अब जो है भारत मोदीमय हो चुका है। आप उठा के जब मैप देखेंगे ना तो उसमें ये दिखेगा कि भारत मोदीमय हो गया है। अभी उन्होंने एक रिलीज किया है अपना पोस्टर जो है, और साथ ही साथ एक मैप भी रिलीज किया है। उसमें उन्होंने यही लिखा है कि अब जो है बीजेपी जो है वो मोदीमय हो चुका है। अब मोदी का जलवा, मोदी का जादू वो अभी भी है, बरकरार है, वो गया नहीं। एक बार लगा जरूर जब कुछ चुनाव भाजपा जो है वहां पे लॉस की लूज की, लगा कि भाजपा का जो है जलवा या मोदी का जलवा, मोदी का जादू खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं। भाजपा इस बार इमोशन के साथ चुनाव लड़ा है पश्चिम बंगाल में। आप देखिए उस लड़की के साथ जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जिसके साथ बर्बरता हुआ, उसकी माँ जब निकल रही थी वोट मांगने के लिए तो उसने साफ कहा मुझे वोट मत दो, मुझे इस टीएमसी के लोगों के गुंडों से मुझे बदला लेना है, मुझे उसके लिए वोट दो, मैं विधायक बनने के लिए वोट नहीं चाहिए मुझे। आप अगर उनके वीडियोस देखेंगे तो लाखों मिलियंस में है। आप देखिए उतना वीडियो और किसी का वायरल नहीं जितना उनका है, और वो इम्पैक्ट कई सीटों पे भी डाली है। तो ऐसा नहीं था, पश्चिम बंगाल में अस्मिता के साथ साथ इमोशन के साथ भी चुनाव लड़ा गया। आज उसका परिणाम है कि भाजपा बहुत अच्छा कर रही है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा मेहनत था वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत मजबूती के साथ काम किया। विगत 30 वर्षों से वहां पे काम कर रही है और 20 वर्षों से तेजी के साथ काम की। आज उसका परिणाम है, वहां एक एक हिंदू को संगठित किया। आपको बताऊं वहां के जो कार्यकर्ता थे, संघी थे, वो एक एक मोहल्ले में जाके 2-2 आदमी से बात करते थे, 4-4 आदमी से बात करते थे और बताते थे कि धर्मांतरण को लेके, बताते थे हिंदुत्व को लेके, संगठन रहने को लेके। तो ये संगठनात्मक बहुत सारे कार्य किए गए। आज उसका फायदा भाजपा को मिला है और भाजपा 200 के आसपास सीटें जो है लेकर आ रही है। मनीष जी, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर कि 2027 के भी चुनाव होने हैं और 2029 में जो केंद्र का चुनाव होना है वो तो होना ही है, लेकिन 2027 में चुनाव होने और बीजेपी की ये जो प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में है, क्या इसका इम्पैक्ट यूपी की राजनीति में पड़ेगा? नहीं, देखिए इससे अगर कुछ फर्क पड़ना है तो केवल कार्यकर्ताओं के मनोबल पे पड़ेगा। बीजेपी के एक थोड़ा उत्साह पैदा होगा। एक 24 में जो एक तरह से कहिए तो जोर का झटका था, 400 पार के बजाय 240 आए थे और उसका सेंटर बना उत्तर प्रदेश, जो आमतौर पे बीजेपी मानती है कि हिंदुत्व का जो गढ़ है वह उत्तर प्रदेश है, वहीं से पूरे देश को फतह करने की बात। लेकिन जितना बड़ा झटका वहाँ मैंने 35-37 सीट वहां से हार जाना, अयोध्या तक हार जाना, या प्रधानमंत्री का वोट जीत का अंतर कम हो जाना बनारस में, ये तो एक बड़ा झटका था ना। तो उससे मनोबल की बात हो सकती थी, वो यहाँ उल्टा हो गया है। इसे बंगाल में केवल हिंदुत्व ही नहीं चला है, मशीनरी भी है, हिंदुत्व भी है और एक सामाजिक न्याय वाला भी एंगल है। आप अगर देखेंगे जो बंगाली जो भद्र लोग हैं। मनीष जी, क्या आप मानते हैं कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है? हाँ बिल्कुल, सुबह से, क्योंकि मैं आपके मुंह से कई बार सुन चुकी हूँ कि मशीनरी भी है। तो आप मानते हैं जो ममता बनर्जी चीख कर अब कह रही हैं कि मनमानी चल रही है, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है और तमाम चीजें, अभूतपूर्व ढंग का मैंने इतना राज मशीनरी का और मशीनरी का इस्तेमाल इतना हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य में नहीं हुआ है भाई। आप कल्पना करिए ना, मैं आऊंगी संदीप जी इसके बाद। आप कल्पना करिए ना, 2,40,000 अर्धसैनिक बल वहां उतार दिए गए। ये आप समझ रहे हैं, कश्मीर में चुनाव हो रहा था 10 साल बाद और वहां भी जो है 800 कंपनियां थी, यहाँ 2400 कंपनियां। मणिपुर 1 साल से जल रहा था, वहां केवल 30,000 अर्धसैनिक बल थे। इसी बंगाल में 2024 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय भी केवल 800 कंपनियां थी उसी बंगाल में। उसी बंगाल में 2,40,000 उतारा गया है। आप पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में 3.5 लाख थे ये पैरामिलिट्री वाले और 2.5 लाख उतार दिया गया वहीं पे। आप खुद सोचिए, जितने पर्यवेक्षक भी बाहरी नियुक्त किए, 90% 95%, ये किसी राज्य में नहीं होता है। आप जान लीजिए 90% 95% कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से ही हटा दिया गया, मैंने अधिकतर लोगों को हटा दिया गया। 90% ट्रांसफर किए गए, 85% इस तरह से लोगों को हटाया गया।
और पर्यवेक्षक जो है जितने आईएएस और आईपीएस वहां भेजे गए बाहर से, स्पेशली एक उत्तर प्रदेश से सिंघम भी भेजे गए तथाकथित, और वो ऑब्जर्वर की भूमिका में उनको होना था। ऑब्जर्वर का मतलब आप समझिए क्या होता है। हाँ, मैं ऑब्जर्वर आपसे की पूछने भूमिका वाली होती थी है कि ये जो उत्तर प्रदेश से सिंघम भेजे गए थे, इनका इम्पैक्ट दिखा क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो बेसिक इम्पैक्ट क्या दिखेगा, जिसे इम्पैक्ट तो ये दिखेगा ना, वहां इसीलिए भेजे गए थे कि लोगों में खास तरह का दहशत पैदा किया जाए। ऑब्जर्वर को इस तरह से बोलते हुए आज तक कभी सुना गया चुनाव में? उसको ऑब्जर्व करना होता है कि कोई हमारा जो अधिकारी वहां काम कर रहा है नीचे, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो तो डायरेक्टली वहां धमकाने में उतर गए। एक बात। दूसरी बात समझिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला चुनाव है जहां की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और चुनाव हो गए। ये कहीं हुआ है क्या? क्या 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 बिहार में ऐसा हुआ? क्या क्या जो है किसी तमिलनाडु में ऐसा हुआ? क्या केरला में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अभी भी वहां 40 आप छोड़ दीजिए, 90 लाख को छोड़ दीजिए, 90 लाख को छोड़ दीजिए, 34 लाख लोगों ने शिकायत की। ये कांग्रेस ने नहीं किया, ये ममता ने नहीं किया, जनता ने किया। ये बिहार में नहीं हुआ, ये यूपी में नहीं हुआ। 34 लाख लोगों ने शिकायत की जो फॉर्म भर चुके थे। उनको कहा जा रहा है कि तार्किक विसंगति, एक शब्द निकाल लाया है चुनाव आयोग। उनके फॉर्म में तार्किक विसंगति है, मतलब तार्किक भी है और विसंगति भी है, ये दोनों कैसे चलेगा? तो अब लेकिन अब वो खोज रहा है वहां से। उन 35 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको ट्रिब्यूनल में सुना जाए, और बंगाल में ट्रिब्यूनल बैठी ही नहीं उनको सुनवाई के लिए। उसमें से केवल 135 लोगों को सुना गया और उसमें से 2 लोग केवल गलत पाए गए। मतलब 90 छोड़ दीजिए, लेकिन 30 लाख ऐसे वोटर जो वहां के वोटर थे, उनको चुनाव से ही वंचित कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट की सहमति उस पे, एसआईआर की, चुनाव आयोग की सहमति उस पे। तो मेरा ये कहना है कि क्या ऐसा कोई राज्य है जहां इस तरह का कोई चुनाव हुआ हो और वहां पे इस किस्म का जो है मनमानापन हुआ हो इतने बड़े पैमाने पर? वहां पहले से आप जानिए, वहां राज्यपाल कौन है वहां पे? वही बदनाम राज्यपाल वहां भेजे गए बंगाल में, जो तमिलनाडु में इसके ले जाने जाते थे। दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में जहां भाजपा का सरकार नहीं होती है, वहां राज्यपालों को ही वो सरकार बना देते हैं। राज्यपालों का काम होता है राज्य सरकार को डिस्टर्ब करना, और बड़े पैमाने पर डिस्टर्ब करना। आप यूपी में अपने राज्यपाल का नाम भी नहीं ठीक से जानते होंगे, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल को आप जानेंगे। अभी बंगाल के एम राजू को जो है आप जानेंगे। आप इस बात को समझिए। तो मेरा ये कहना है कि ये क्या सब कुछ पहली बार हुआ है मैंने भारत के इतिहास में, इतना केंद्रीय बल, इतना इस पैमाने पर लोगों की छटनी और लोगों को ट्रिब्यूनल में न सुनना, इतने बड़े पैमाने पर वहां पे आप समझिए कि वहां केंद्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करना, इतने बड़े पैमाने पर राज्य में अदला बदली करना, ये सारा कुछ तो हुआ है वहां। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा की राजनीति के साथ साथ मशीनरी भी इसमें बड़ा योगदान है। मैं केवल मशीनरी के बल पे ये नहीं मानता कि बीजेपी वहां जीत रही है, लेकिन ये दोनों का काम है। राज मशीनरी ने, मतलब एक तरह से वहां ज्ञानेश कुमार भी एक बड़े फैक्टर थे। जैसे एक तरह से हिंदुत्व बनाम बंगाली अस्मिता था, जैसे भद्र लोग बनाम दलित पिछड़ी आदिवासी जातियां थी, वैसे ही वहां जनता बनाम ज्ञानेश कुमार भी थे। ये 3 फैक्टर है वहां पे जो मिल करके बीजेपी को ताकतवर बना रहे। संदीप कुमार वर्मा जी, मैं सुन रहा था मनीष जी को बहुत देर से, और पानी पीने की जरूरत भी पड़ गई मनीष जी को। भाषा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। भाषा में सुनिए भाई साहब, ये व्यक्तिगत अटैक करना थोड़ा बंद करिए। मनीष जी, मैंने पानी पीने के बाद अगर कुछ गलत पानी पीने की जरूरत पड़ गई, आदमी बैठ के यहाँ चाय ना पिए, पानी पीने की जरूरत पड़ गई। भाषा थोड़ा कंट्रोल करिए। मनीष जी सुन लीजिए, ये गलत मैं आज आपको फैक्ट बताऊंगा, फिर आप जो है अगर मनीष जी मैं फैक्ट बताऊंगा तो फिर आप मैंने बात को रिग्रेट करेंगे। सुन लीजिए। अरे मनीष जी, मैं कोई प्रश्न अटैक नहीं कर रहा हूँ भाई, सुन लीजिए मनीष जी। क्यों सुन रहे? क्या तरीका है? आप क्या तरीका समाज कर रहे हैं मनीष जी? मैं कह रहा हूँ मनीष जी प्लीज, मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, अरे मनीष जी, पानी पीने की जरूरत नहीं आ रही है। इग्नोर। क्या शर्मी है भाई? शर्म किसको आना ना आना वो आपको बात की बात हालत है की बात को याद दिला रहा हूँ, आप याद करिए। आपने अभी बोला, आप व्यक्तिगत आप बात बोलिए ना, अपना तरफ दीजिए। सुन लीजिए मनीष जी, आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए प्रभु।
तर्क दे रहा हूँ, सुनने की पहचान नहीं। करूंगा मैं, सुन लीजिए। आपने अभी बदतमीजी की तो उसमें मैंने आप बोला। विश्लेषण कर रहे हैं, मैं भी विश्लेषण कर रहा हूँ, हम कोई तो पार्टी से नहीं बदतमीजी आए। मत करिए ना, विश्लेषण करिए भाई। अरे आप सुन तो बदतमीजी लीजिए यार मनीष जी। मनीष जी अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, लेट इट बी प्लीज, इग्नोर। ओके कंटिन्यू प्लीज संदीप जी। व्यक्तिगत टिप्पणी मनीष जी ने करेंगे। कहा कि 800 कंपनियां जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगी थी, पश्चिम बंगाल में 2400 लग गई। शायद हमारे मनीष जी जो हमारे मित्र हैं वो भूल गए कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा है और यहाँ पे 294 विधानसभा है, 3 गुनी है। और अगर 2400 लग गई 3 गुनी, तो इसमें क्या इनको दिक्कत आ गई? पेट में इनके दर्द क्यों हो गया? मुझे ये नहीं समझ में आया। अगर सुरक्षा व्यवस्था कहीं बढ़ा संदीप जी, दीजिएगा, आप प्लीज। सुन लीजिए मनीष जी, संदीप जी प्लीज थोड़ा सा भाषा को मर्यादित रखिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ। नहीं मनीष जी ऐसे नहीं चलेगा। आप कथी की बात कितनी बार बात कर रहे हैं? अपनी बात करें ना भाई। हमारे पेट में दर्द हो रहा है। क्या बदतमीजी कर रहे हो बार बार? अरे क्या बदतमीजी कर रहा हूं बताइए? अरे भाई अरे मैं आपको सही कह रहा हूँ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मनीष जी और संदीप जी आप दोनों ही राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हैं, तो प्लीज आप अपना विश्लेषण कर रहे हैं वो अपना करें, और प्लीज संदीप जी मत बोलिए, वो भी राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, प्लीज। हमको पेट में दर्द हो रहा है बोलेंगे। मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मनीष जी आप बार-बार मैं बात कर रही हूँ, मैं बार-बार बात कर रही हूँ बात उनसे, कर रहे हैं। प्लीज प्लीज। आपको लग रहा है मेरी बात बहुत बुरी लग गई है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे बुरी नहीं लगी मनीष जी। पर। अरे बहुत बुरी मनीष जी लगी। आप सुन लीजिए प्रभु, अरे सुन लीजिए, मैं प्रभु बुरी नहीं लगी। यही प्रभु तो आप अपनी बात करिए ना, हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप बात करिए अपनी। अरे टारगेट नहीं करे मनीष जी, मैं आपकी अरे बात महाराज गजब। संदीप जी किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। सुन लीजिए, मनीष जी ने कहा, अब नाम तो नहीं सकता हूँ ना, जो अगर मनीष जी कुछ कहेंगे तो भाई उस पर बताना तो पड़ेगा ना। उन्होंने कहा कि जो 800 पार्टियां लगी जो है हाँ, इसके बाद शशिकांत जी मैं आपके पास ही आऊंगी। जम्मू कश्मीर के चुनाव में और 2400 पार्टियां लग गई जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो 3 गुना का फर्क है, ये तो मानेंगे मनीष जी हमारे मित्र जी। 3 गुना सीट का प्रभाव है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर कहीं सुरक्षा व्यवस्था चकाचौंध करने में सुरक्षा व्यवस्था अगर ज्यादा लगा गई, तो इसमें किस बात का परेशानी होनी चाहिए किसी को? ये तो और अच्छी बात है ना कि सीआरपीएफ की अगर टुकड़ियां लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था को लेके। दूसरी बात, वो सबसे बड़ा बॉर्डर एरिया है जहाँ पे अभी बांग्लादेश में इतने नरसंहार हुए थे, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई इफेक्ट न हो या अफेक्ट न हो, इस वजह से अगर फोर्सेस लगाएगी तो इसमें किसी को परेशानी या किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात, बार बार इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे थे, मैं किसी पार्टी विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन या जो हमारी लोकतंत्र में जिन वो जो मंदिर है, अगर उस पर कोई आक्षेप करेगा तो मैं जरूर सवाल खड़े करूंगा। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पे कोई हाई कोर्ट पे सवाल खड़े करेगा तो मैं जरूर पूछूंगा। वो इसलिए पूछूंगा क्योंकि उस पर हमारा बिलीफ सिस्टम है, विश्वास है, कानून व्यवस्था में कोई सवाल मनीष जी खड़ा रुकिएगा करेगा तो थोड़ा हमारा विश्वास है, भले पॉलिटिकल एनालिसिस है, तो हम सवाल खड़ा करेंगे। अगर ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयोग के अगर अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, अगर उन पे कोई सवाल खड़ा करेगा तो जाहिर सी बात है पूछूंगा ना। आप अगर केरल में चुनाव जो है अगर वहां पे कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, तो क्या ज्ञानेश कुमार ने वहां पे चुनाव जितवाया? क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा अच्छा कर रही है तो ज्ञानेश कुमार है जो 2024 की पार्टी टीवी के अगर वहां पे सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई तमिलनाडु के अंदर, तो क्या ज्ञानेश कुमार ने चुनाव जितवा दिया? तो ये कहना गलत है कि जी तंत्र लग गए थे इसमें, चुनाव आयोग पूरा लग गया था तभी भाजपा जीत पाई, वरना फाइन, ठीक है संदीप जी, देखिए सबके अपने अपने तर्क है। अभी तो ममता दीदी का भी ये रोना बाकी है। अभी जहां पे बम मारा जा रहा था लोग को, आपको मैं बताऊं ऐसे पिछले 2021 का मैं 2-4 विधानसभा का नाम लेके बता सकता हूं जहां पे पोलिंग पे सिर्फ टीएमसी के पर्टिकुलर मैं बता रहा हूं, वहां 150 वोट थे वहां पे और पार्टियों के नसीब नहीं। देखिए टीएमसी अभी ही चुनाव मतगणना के दौरान ही काफी ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि काफी झड़प हुई है, तोड़फोड़ हुई है, आग लगा दी गई है, तमाम चीजें अभी आ चुकी है। ठीक है मनीष जी फटाफट अपना वक्तव्य रखिए, उसके बाद शशिकांत पांडे जी के पास चाहते हैं, उसके बाद दिगंत जी आपके पास आती हूँ मैं। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार बस उल्टा हुआ है। ऐसे चुनावों में जो हिंसा कुछ और किया जाता था और विपक्षी वोटरों को घर से निकलने से रोका जाता था, इस बार दहशत फैलाने की केंद्रीय बल ने किया। और सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज का फैसला वो आलोचना से परे नहीं होता है। और कोई ज्ञानेश कुमार या कोई चुनाव अधिकारी का फैसला जो है उसका आलोचना करना देश संविधान का आलोचना नहीं है, देश की आलोचना नहीं है। ये आजकल नया बीजेपी ने बना दिया है
कि मोदी ही देश है, मतलब प्रधानमंत्री ही देश है। मोदी जी की आलोचना करिए तो देश की आलोचना हो गई, उनकी आलोचना करिए तो देशद्रोह हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना क्यों नहीं हो सकती है? ये तो हमारा संविधान कहता है कि उसकी आलोचना आप कर सकते हैं। ये तो हमारा संविधान कहता है कि चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी करे तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। ये कौन सी बात हुई? ये ठीक। भाजपा वाला माइंडसेट क्यों यहाँ पे है? इस हाँ। बात को हम लोगों को समझना चाहिए कि 34 लाख लोग जो फॉर्म भर चुके थे उनको ट्रिब्यूनल में सुना गया कि नहीं सुना गया? इसका कोई हमको जवाब दे क्यों नहीं सुना गया? उन 34 लाख लोगों का कौन जिम्मेदार होगा? उन 34 लाख जो दिगंत जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड नानी जी, दिगंत जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट दिगंत जी। मैडम, इन शर्मा गलत बोल रहे हैं। मान लीजिए हमारा असम में एनआरसी हुआ है, 20 लाख 15 लाख आदमी एनआरसी से बाहर निकल गया। अरे 10-15 लाख से ज्यादा इंसान तो एनआरसी में अप्लाई ही नहीं किया है। तो कुछ समझ के तो बात कीजिए। असम का बेसिक प्रॉब्लम आपको पता तो है नहीं, आप कुछ भी बोल लेते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ या कहीं में बैठा बड़ा आदमी, ये गलत बात है। कुछ भी मत बोलिए, पहले सुन लीजिए हमारा प्रॉब्लम क्या है। घुसपैठियों से है। हाँ, मोदी को हम पसंद करते हैं क्योंकि कमिटमेंट में ये इंसान बहुत अच्छा है और हमें बहुत डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया है। जो 70 इयर्स में कुछ नहीं हुआ, वो 10 साल में हमको दिखाई पड़ा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ था, ट्रेन में ब्रिज नहीं था हमारा। इस तरह से हमको छोड़ के रखा था। और हमारा प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम मनीष जी मैं आती हुई एक सेकंड रुकेगा। हाँ दिगंत जी कंटिन्यू। ये असम में इतना बड़ा प्रॉब्लम है घुसपैठियों को लेके, हम परेशान हैं। और आप लोग इसमें आप लोग कभी बोला था कि असम को बचा लो यार? सेंट्रल में किसी को बोला था? कांग्रेस से हो या कोई भी हो, किसी को बोला था? नहीं बोला ना। बीजेपी भी कुछ करेगा, मैं वो भरोसा नहीं करता, लेकिन बोला तो है ना कुछ करूंगा। एनआरसी तो 85 में हमारा एग्रीमेंट हुआ इंडिया गवर्नमेंट से, राजीव गांधी का साथ, कि आसाम में एनआरसी होगा, जो बाहर का होगा घुसपैठिया 71 जो कट ऑफ ईयर आपको पता ही है, तो निकालेंगे बाहर घुसपैठियों को। लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? वहां फिर इश्यू बना के रख दिया। जब बीजेपी आया तब एनआरसी हुआ। तो हमें तो पसंद है ये गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम समझा है। हमें पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो कीजिए, हमारा बॉर्डर सिक्योर कीजिए। इतना ये देखिए, अभी वेस्ट बंगाल का बात करें। वेस्ट बंगाल का एक बेसिक छोटा सा प्रॉब्लम आपको नोटिस में डाल रहा हूं। देखिए, दुनिया में कहीं भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जहां है वहां डिक्टेटरशिप चलता है। डिक्टेटरशिप चलता है मतलब वहां गवर्नमेंट कोई काम नहीं करता है, उनका पॉलिटिकल टीम काम करता है। जैसे कि सुन लीजिए, ज्योति बसु था। ज्योति बसु ठीक है, बॉस था, लेकिन गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करता था। ज्योति बसु का क्या बोलता है, सीपीएम काम करता था। उसी को कन्वर्ट हो गया आपका टीएमसी में। अब टीएमसी गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है, टीएमसी पार्टी काम कर रहा है। उनका वो क्लब का लीडर ही लीडर है। नाम में तो हमने डेमोक्रेसी है, वोट डाल के हमने गवर्नमेंट बना लिया, लेकिन चला कौन रहा है? चला तो रहा है टीएमसी। लेकिन असम में ऐसा नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही चला रहा है। यहाँ बीजेपी काम नहीं कर रहा है, यही प्रॉब्लम है। और सेंट्रल यहाँ 5 लाख से ज्यादा का डिफेंस फोर्स यूज किया है। अब तो 2.5 लाख बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ 5 लाख। कितना पुलिस है, सीआरपीएफ तो अलग ही है। इतना यूज करने का वजह क्या बना पता है? ये लोग पार्टी का जो होल्ड है सोसाइटी में, उसको उखाड़ के फेंकना है। गवर्नमेंट को डायरेक्ट काम करने का मौका देना है। अगर बीजेपी अगर गलत भी किया तो भी सही है, क्योंकि पूरा देश में ऐसा माहौल कहीं भी क्रिएट नहीं हुआ कि पूरा फोर्स को यूज करेगा और देश को बचाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। तो आपको मैं अपना प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। आप कुछ जानते हो नहीं। एनआरसी हुआ, एनआरसी में 20 लाख आदमी बाहर गया, उनका हाँ मनीष जी, ठीक है दिगंत जी। हाँ मनीष जी फटाफट अपना वक्तव्य रखिए, उसके बाद शशिकांत पांडे जी माफी चाहूंगे, मैं अभी आती हूँ फटाफट आपके पास। मनीष जी, मतलब ये नहीं है कि असम से बाहर का आदमी है तो असम के चीजों को नहीं समझेगा। ये पहली बात तो अपने आप में बहुत गलत धारणा है। एक दूसरी बात, क्या 20 लाख नहीं लोग बाहर हुए एनआरसी में? ये कोई असम में छिपी हुई बात है क्या? क्या उस एनआरसी को बीजेपी खुद कराई और खुद नकार दिया है अभी?
खुद कह रहा है कि फिर से कराएंगे, क्या ये सच नहीं है? क्या उसमें 14 लाख लोग आदिवासी बाहर हो गए और 5 लाख मुस्लिम थे, क्या इसीलिए नहीं रोक दिया गया कि वो गलत साबित हो? 20 ये तथ्य, आप गूगल पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, मोटा तथ्य है। अब बोलने दीजिए सर, सर बोलने दीजिए सर, सर बोलने दीजिए प्लीज। दिगंत जी एक सेकंड, दिगंत जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। सर बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, आप बोलिएगा अपनी बारी में, हमको बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि भाजपा ने ही कराया एनआरसी और भाजपा ने उसको रोक दिया। अभी नहीं रोका, कह रहा हूं। और 20 लाख, ये आप गूगल में जाइए देखिए। अरे भाई एकदम, अरे भाई उसको रोक दिया इसलिए उसमें 14 लाख लोग हिंदू आदिवासी ही आ गए, उसमें 14 लाख लोग आ गए। अब बढ़ाता अगर तो बीजेपी की राजनीति वहां असम में संकट में पड़ जाती। ये बात सच्चाई है ना। ठीक है मनीष जी एक सेकंड, शशिकांत जी फटाफट अपना वक्तव्य रखेगा। नहीं मैं आऊंगी, संदीप जी रुकेगा भी। हाँ शशिकांत जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, आप फटाफट अपना वक्तव्य रख सकता है। देखिए मुझे कुछ मिनट का समय दीजिएगा, मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ इसमें। देखिए पहली बात मैं बात करूंगा मशीनरी की, और दूसरी बात मैं करूंगा सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल नहीं उठना चाहिए मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मैं इसको पहली बात मैं बात करता हूँ मशीनरी की। देखिए मशीन जो इंस्टीट्यूशन है उस पर सवाल तभी उठता है जब कोई अपोजिट पार्टी या इंडिया अलायंस की कोई पार्टी हारती है, तभी मशीनरी सवाल उठता है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब जीत जाती है तब उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। और ये पहली बार नहीं है, ये कोर्ट में भी, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट भी इस बात को जुडिशरी भी जानती है कि क्या सही है क्या गलत, तभी उसको खारिज कर देती है। टीएमसी गई अभी रिसेंटली में BR सिंधे के खिलाफ, टीएमसी कलकत्ता हाई कोर्ट गई, तो उसने क्या है, उसकी पिटीशन को ही खारिज कर दिया। क्या जुडिशरी क्या इसको नहीं जानती है क्या कि क्या सही है क्या गलत? कोई जुडिशरी क्या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। अभी मैं एक आम आदमी पार्टी के एग्जांपल देके बताता हूँ। जब जो है अरविंद केजरीवाल और वहाँ के दिल्ली के जो LG साहब थे उनके बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता था, तब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता था, तो आम आदमी के फेवर में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल जी को पावर दे दिया कि क्या पावर आपके पास होना चाहिए, क्या पावर LG साहब के पास होना चाहिए। उस समय सब कुछ था, उस समय कांग्रेस ने भी जो है सपोर्ट किया, इंडिया अलायंस की ज्यादातर पार्टियों ने उनका सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली में जब आम आदमी केजरीवाल सिर्फ जस्टिस के ऊपर सवाल उठा दिए कि ये इनका आइडियोलॉजी जो है RSS से है, बीजेपी से है, इसका इसलिए रिक्यूजल पिटीशन फाइल कर जज को बदल दिया जाए। अब वो जज नहीं बदली, ये इस वजह से अगर वो जज बदल जाती तो सवाल जो है जुडिशरी हो जाता है, इसका मतलब कि जज के अंदर कोई खामी थी इसलिए वो केस से अलग हो गई। अब वो अलग नहीं हुई, इस वजह से जो है तभी ये सब जुडिशरी सवाल उठाया जा रहा है कि नहीं जुडिशरी भी जो है मिली भगत है, बीजेपी या जुडिशरी साठगांठ है, ऐसा कुछ। अब मैं आता हूँ पश्चिम बंगाल पे, ममता दीदी पे, उनका भी अच्छा SIR को लेके भी सुप्रीम कोर्ट, ममता बनर्जी खुद जो है वहाँ केस की पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, बंगाल हाई कोर्ट में भी है। उनके TMC कार्यकर्ता जो कोलकाता हाई कोर्ट में चले जाके धरना प्रदर्शन करने लगे, केस की हेयरिंग ही नहीं होने दी। बताइए हाई कोर्ट में जाके ऐसा जो है TMC कार्यकर्ता कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने जब जो है उसमें जो है खुद उसने संज्ञान लिया, तब जाकर इसको जो है आपने देखा होगा ममता जी ने खुद जो है अपने केस की पैरवी की थी सुप्रीम कोर्ट में। अब उनको जो है उनके जो दिए गए स्टेटमेंट को बोल रही थी ऑन रिकॉर्ड लिया जाए। अरे जब आपको पता होना चाहिए, आप बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को ये आपने कोई LLB तो किया नहीं है, या कोई आप एडवोकेट तो है नहीं ऑफिशियली, या आपके चलिए ठीक है शशिकांत जी, चूंकि वक्त की कमी है माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं 5 राज्यों का जनादेश 4 मई दी गई, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मैंडेट आया है बीजेपी 198 TMC 89, और कहीं ना कहीं अगर 5 राज्यों में बात करें तो 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत की जीत हासिल कर रही है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। लगातार ये जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय 6:30 बजे जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।